हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी यूनिट 9 के आईसीटी का एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रीलिम्स पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। चलिए एक एनालिसिस शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस का। देखिए, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हैं तब भी मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि ये लेक्चर काफ़ी लूसिडली आपको समझ आए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मेनली डील करती है किन से, तो इन एस्पेक्ट्स को अपन देखेंगे। देखिए, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, चाहे उनका फ्लो हो या कंट्रोल। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका किस तरीके से फ्लो डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा उन पर कंट्रोल रखना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन वर्ड आ रहा है तो उससे हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही एक मेजर डिस्कशन है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर और इफ़ेक्ट समझा वैक्यूम्स में, साथ ही साथ गैसेस, सेमीकंडक्टर्स और अलग अलग वेरियस डिवाइसेस में। इन सबको समझने के लिए इस स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उससे पहले चलते हुए देखते हैं एटम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी तो एटम भी एक प्रायर डिस्कशन टॉपिक है। देखिए, एटम जो है फंडामेंटल पीस है किसी भी मैटर का। आसान भाषा में समझाऊं, हमारी ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी है। अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करूं तो उस छोटी यूनिट का नाम है सेल। सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऐसे करके बॉडी बनी है। उसी प्रकार जो भी मैटर होता है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, वो जिससे बना है उस सबसे छोटी यूनिट का नाम है एटम। अब एटम को की अगर हम बात करें, उसको डिवाइड करें, तो उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके नाम हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद अगर देखें, देखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मेनली न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस एटम के बीच में होता है और यहीं पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इस न्यूक्लियस के आजू बाजू जो भी ऑर्बिट होती है उसमें रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहली ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके बाद 8 और इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में आ गए और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं आजू बाजू। देखिए, उसके अलावा प्रोटॉन्स जो हैं, पी से याद रखना प्रोटॉन, और पी से पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, इनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रल वर्ड आ रहा है तो याद रखिएगा इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल होते हैं चार्जेस में। देखिए, एक डायग्राम के फॉर्म में भी समझाया है कि इस तरीके से ये न्यूक्लियस है और इसमें बीच में जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले दिख रहे हैं इनको कहा जाता है प्रोटॉन्स। इसके अलावा जिसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ये कहलाते हैं न्यूट्रॉन्स, और सबसे आखिरी में जो ऑर्बिट करते हुए दिख रहे हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लेकर रखते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करके रखता है और सबसे ज़्यादा प्राइमरी कैरियर होता है इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी सॉलिड में ट्रैवल करवाने के लिए। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखिए, फील्ड होता है किसी एरिया में फैला हुआ, तो एक ऐसा रीजन जहाँ पर सभी चार्ज पार्टिकल हों और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें एक ऐसा फोर्स लगे जहाँ चार्ज ऑब्टेन हो रहा हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की तो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं सबकी यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट है, वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स है और क्या चार्ज है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर इसको वोल्ट्स पर मीटर कन्वर्ट करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है। देखिए, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और एक नेगेटिव चार्ज। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत अंतर होता है। देखिए,
यहाँ से चार्ज नेगेटिव साइड पर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, बेसिकली मेटल्स ही होते हैं ज़्यादातर केस में, ऐसा रीजन जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास फैला हुआ हो और जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता हो, किसकी मदद से? मैग्नेटिज्म की मदद से। जहाँ भी मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो टेस्ला। देखिए इसका डायग्राम भी देख लीजिए, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर रेड से दर्शाया गया है नॉर्थ साइड को, रेड से नॉर्थ साइड को दर्शाया गया है। ठीक है, ये देखिए, और जो ब्लू से दर्शाया गया है साउथ साइड को। अब जो भी यहाँ पे नॉर्थ साइड से ही निकलती हैं सारी चार्जेस और ये साउथ साइड में जाकर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का ही असर देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसी फिजिकल फील्ड होती है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर दी जाती है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल ही रहती है। ठीक है, देखिए डायग्राम में भी यहाँ नीचे समझाया गया है किस तरीके से वायर्स का यूज़ करके और चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट के वायर्स को लगाकर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया गया है, जहाँ पर अगेन नॉर्थ से चार्ज निकलेगा और साउथ में जाकर एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं करंट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं तो हमको करंट का फ्लो ही पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, बेसिकली करंट का फ्लो देखना है। तो फ्लो जब भी किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, उसको कहा जाता है करंट। ठीक है, करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर फ्लो करता है। ठीक है, इसकी यूनिट याद रखिएगा एम्पियर, कई बार पूछी जाती है यूनिट। ठीक है, अगर बात की जाए तो 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन किया जाता है एज 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम्ब, मूविंग पास्ट अ यूनिक पॉइंट इन अ सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना कूलम चार्ज जो है वो पास हो रहा है उसको कहा जाता है 1 एम्पियर। चलिए करंट के अब टाइप्स देखेंगे। तो करंट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, सभी ने हमने देखे होंगे कभी ना कभी। एक होता है डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी बोला जाता है। ठीक है, चलिए जब भी डायरेक्ट करंट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हो गए जैसे कंप्यूटर, एलईडी, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब एक ही डायरेक्शन में। देखिए इसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले एक डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से ओवर एंड ओवर ये काम चलता रहता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर रेफ्रिजरेटर, फैंस, डिशवॉशर्स एट्सेट्रा। देखिए डायरेक्ट करंट के कांटेक्ट में अगर एक बार कोई आ जाए तो वो छूटता नहीं है। कारण क्या होता है कि डायरेक्ट करंट कुछ इस तरीके से कंटिन्यू एक ग्राफ लाइन में देखें तो चलते रहते हैं, लेकिन वहीं अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को देखें तो वो कुछ इस तरीके से चलता रहता है। तो एक समय ऐसा आता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट इंसान को छोड़ सकता है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट का, इस तरीके से हुआ। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट नाम याद रखेंगे J.A. फ्लेमिंग। ठीक है, क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर डिस्कवरी चालू करी थी या फिर इन्वेंशन उस पर करना चालू करा था तो वो J.A. फ्लेमिंग थे। इन्होंने क्या किया था, वैक्यूम डायोड बनाया था। ठीक है, वैक्यूम, जिसमें 1897 में इनकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद 1904 में इन्होंने ही फिर से डायोड का इन्वेंशन किया था। ठीक है, 1906 एक और इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। डायोड का मतलब होता है जिसके 2 पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, और ट्रायोड, अब ट्रायोड बनाएंगे कौन? ली डे फॉरेस्ट।
ठीक है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस हिसाब से ये डेटा है। ठीक है, आगे ही वर्ल्ड वॉर 2 के पहले पहले आते आते तक टेट्रोड और पेंटोड ट्यूब्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया। 1946 एक इम्पॉर्टेंट ईयर रहता है, रोबोटिक्स में भी हमने देखा था, जब ENIAC, ठीक है, क्या है फुल फॉर्म इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला प्रोग्रामेबल, ठीक है। हमने रोबोटिक्स जब देखा था तो हमने डिस्कस किया था कि रोबोटिक्स के वर्क करने के लिए 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मैकेनिकल कंपोनेंट, मतलब उस रोबोट की असेंबली, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, बैटरी, पावर सोर्स, ये सब, और थर्ड नंबर पर आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ENIAC ऐसा पहला फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामेबल, ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कैसा था, डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद ट्रांजिस्टर एरा जो है बिगिन हो गया। देखिए, हम जब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं तो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम, आईसी, इन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर एरा की बात करें तो इसका इन्वेंशन मेनली जंक्शन ट्रांजिस्टर, जहाँ पर एक जंक्शन पर आके सारे करंट मीट करते हैं या फिर उस जंक्शन से करंट दूर की ओर जाता है, तो उसको कहा जाता है जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसका 1948 में इन्वेंशन किया था किसने, 3 लोग थे, जॉन बार्डिन, उसके अलावा विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटेन, ठीक है। देखिए, इसके बाद इस साइंटिफिक इन्वेंशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया था, जिस कारण से वैक्यूम ट्यूब से बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ने भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करा, हम जब फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं तो, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव की फील्ड में, उसके अलावा हाई पावर ट्रांसमिशन जब एक जगह से दूसरी जगह करना हो, और साथ ही साथ टेलीविज़न रिसीवर्स, इसमें सैटेलाइट्स का मेन फंक्शन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है जब सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, एक साइड आपने देखा होगा मेटल और दूसरी साइड देखा होगा नॉन मेटल। मेटल कुछ प्रॉपर्टीज़ पजेस करके रखते हैं, वहीं नॉन मेटल्स भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पजेस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, जैसे मेटल्स में लस्टर होता है, शाइनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको एक थिन वायर पे एक्सपांड, थिन वायर की तरह एक्सपांड किया जा सकता है। उसके अलावा वो मेलिएबल होते हैं कि उनको एक थिन शीट की तरह बनाया जा सकता है। उसी तरह नॉन मेटल भी होते हैं, जिसमें लस्टर नहीं होता, मेलिएबल, डक्टाइल जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो ये ऐसी हाइब्रिड सिचुएशन होती है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब ये एग्जिस्ट करते हैं तो यूजुअली ना ये कंडक्टर होते हैं ना ही ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फोर्सेस के चलते या कुछ स्पेशल फिनोमिना के चलते ये कुछ समय के लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। बहुत ही फेमस 2 एग्जांपल्स की अगर बात करूं, एक होता है जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। 1958 एक और डेवलपमेंट का ईयर रहता है, जब पहला इंटीग्रेटेड सर्किट, या मैं बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में आईसी, ठीक है, आईसी का अब ज़माना आ चुका है, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के पास हैं हम, ठीक है, जिसकी डेवलपमेंट करते हैं रॉबर्ट नॉइस और उसके अलावा जैक किल्बी, ठीक है। आईसी या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत ही सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगी रहती हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, और बहुत छोटे छोटे एरिया में। 1959 में मॉसफेट ट्रांजिस्टर, इसको कौन इन्वेंट करते हैं, मोहम्मद अटाला और डेवॉन कहांग, ठीक है, बेल लैब्स में 1959 में। 1971 की अगर बात की जाए तो इंटेल का 4004, ये 4 बिट का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू होता है, ठीक है। सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, जो कि इन्वेंट किसके द्वारा किया जाता है, मार्कियन एडवर्ड, टेड हॉफ, स्टैनली मेजोर एंड फ्रेडरिको फैगिन। देखिए, नाम क्या होते हैं, कई बार बहुत ही ज़्यादा फेमस जब इन्वेंशन होती है तो एक रिलेटिव नाम पूछ लिया जाता है, इसके लिए होता है बेसिकली। देखिए, अब ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम देखें तो ये बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है।
एक हो गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, ये ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर वेरिएबल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रास्ट में, कंपैरिजन में वेरिएबल होता है। ये डायग्राम के फॉर्म में और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स वेरिएबल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज का भी यूज़ होता है, 0 और 1। देखिए, एनालॉग और डिजिटल को यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एनालॉग में अगर देखें तो इस तरीके से ये वेरिएबल हो रहा है, लेकिन अगर डिजिटल देखें तो जो इसकी पैटर्न का स्टेप है वो कंटिन्यू बना हुआ है आखिरी तक, सिग्नल और टाइम के प्रोस्पेक्टस में। चलिए, अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, और इन पर सवाल भी बन सकते हैं। जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, या जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, या यूजेस के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स इनके क्या क्या होते हैं। ये सारे होते तो हैं एग्जाम्पल, लेकिन 2 टाइप से मिल लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बटे हुए हैं। तो ये 2 टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और दूसरा है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। डेफिनेशन में और देख लेते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं? इनके पास गेन और डायरेक्शनलिटी दोनों होती है, मतलब गेन कर सकते हैं पावर को और एक तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पर भी काम करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लॉजिक गेट्स एक्सेट्रा। ये कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलकर बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल, ये डायग्राम फॉर्म में बना हुआ है, जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट्स। इनके बारे में आगे और डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखिए, ये एक्टिव का उल्टा पैसिव, तो इसमें आसानी से याद रख सकते हैं, जिनके पास कोई भी गेन या डायरेक्शनलिटी नहीं होती है, इनको पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको साथ ही साथ इनका अदर नेम क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स में छोटे छोटे जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, डायोड, इंडक्टर्स, ये कुछ छोटे एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ यूज़ होते हैं। देखिए, सब डायग्रामेटिक भी बने हुए हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, सेंसर, उसके अलावा इंडक्टर, ठीक है। हम इन सबको भी डिटेल में देखते जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टर। सबसे बेसिक अगर यूनिट की बात करें कंपोनेंट्स में, तो वो कौन सा होता है? रेजिस्टर। ये कैसा है? पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अभी हमने देखा पैसिव मतलब इसमें कोई गेन या डायरेक्शन ना हो, ठीक है। ये किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब हम देखते हैं कि कहीं भी कोई मॉब बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ऐसे में उस मॉब को या फिर उस क्राउड को रोकने के लिए यूजुअली पुलिस का या फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार किसी वायर में अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ऐसे में उस करंट को क्या या उसके फ्लो को रोकने के लिए एक ऐसा बीच में ऑब्स्टेकल लगाया जाता है जो उसको कंट्रोल कर सके, उसको कहा जाता है रेजिस्टर। मेनली ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। रेजिस्टर्स को अगर देखें तो इनकी मदद से हम करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं एक इक्वेशन दिखाऊंगा, काफ़ी आसान है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सेटअप बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, 2 ट्रांजिस्टर एक दूसरे से बायस होकर वर्क कर सके उसके लिए भी हेल्प करता है, और सभी अदर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल, अगर कोई एक सीधी वायर आ रही थी, ठीक है, अगर कोई एक सीधी वायर आ रही थी, उसमें इस तरीके से ऑब्स्टेकल लगाया, या फिर दूसरा तरीका ये होता है जिससे ऑब्स्टेकल लगाया, तो उसको कहा गया रेजिस्टर। अब रेजिस्टर जो है रेजिस्टेंस के सिद्धांत पर बना हुआ है, तो देखते हैं रेजिस्टेंस आखिर आया कहाँ से। तो एक फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको कहा जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर पहली बात तो क्या होता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे करंट फ्लो हो सके। अब किसी कंडक्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है और ये एक कंडक्टर है, इसका ए पॉइंट है और इसका बी पॉइंट है। अब ये फ्लो कर रहा है, और करंट जब फ्लो कर रहा है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? वहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट।
करंट को हम आई से दर्शाते हैं। लेकिन फिज़िक्स में हम देखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो हटता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आर से, जो कि है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के लिए एक ऑब्स्टेकल बनता है, ये होता है रेजिस्टेंस। इसी के ऊपर काम करता है रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर्स के अलग अलग अगर हम टाइप देखें, ठीक है, उनके फंक्शन, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर क्या होता है, देखिए जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों हैं, उसी हिसाब से मैं थोड़ा इजी करके समझाता हूँ। फिक्स्ड रजिस्टर क्या होता है, जिसमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस उसमें जितना उस वायर के बीच में होगा वो कभी भी कम नहीं हो सकता, फिक्स का फिक्स रहेगा, कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर उसको कम नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिन पर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स्ड रजिस्टर, थोड़ा कंपैरिजन, ताकि एक आसान वे में दो टॉपिक्स अलग अलग समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। ये क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब ये मैनिपुलेट हो सकता है। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से भी ये क्या हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, जैसे कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये ऐसा रजिस्टर होता है जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। उसके अलावा थर्मिस्टर, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स के अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, जिसको आप देख भी सकते हैं। आगे हम इसके आगे चलते हैं। कैपेसिटर्स, देखिए दूसरा एग्जांपल होता है या फॉर्म होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ये भी एक पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, ये ऐसा होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी अगर स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने लेक्चर की शुरुआत में 3 प्रकार के फील्ड्स देखे थे, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर जो है मेनली वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। रजिस्टर में हम सिंगल यूनिट देख रहे हैं जो कि बीच में फिट थी। यहाँ पर 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, जो कि एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, डाई मतलब ड्यूअल, इससे सेपरेट की जाती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अगर बोला जाए तो कैपेसिटर जो होता है बेसिकली वो ब्लॉक करता है डीसी करंट को और अलाउ कर देता है एसी करंट को। मैंने ऊपर भी बताया था कि डीसी करंट का डायरेक्ट फ्लो रहता है, जिसके कारण उसमें कोई भी अगर ट्रैप हो जाए तो वो इंसान छूट नहीं सकता है। लेकिन वहीं अगर बीच में हम कैपेसिटर लगा दें तो कैपेसिटर एक तरीके से डीसी करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके कुछ अदर एप्लीकेशंस अगर जैसे देखें तो फिल्टर्स होते हैं, आगे बताऊंगा, नॉइस सप्रेशन के लिए काम आता है फिल्टर। उसके अलावा टाइमिंग सर्किट्स, पावर सप्लाईज और साथ ही साथ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड, सेरेमिक, फिल्म, इलेक्ट्रोलिटिक, सुपर कैपेसिटर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे सबके डायग्राम बने हुए हैं। ये होता है पोलराइज्ड और ये होता है नॉन पोलराइज्ड। एक छोटा सा ही अंतर होता है, जहाँ पर एक जगह सिंबल और दूसरी जगह सिंबल नहीं पाया जाता। और देखिए किस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कैपेसिटर। याद रखिएगा कि यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो पे काम करते हैं। अब इंडक्टर्स देखेंगे। अभी हमने कैपेसिटर देखा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो पर काम कर रहा था। कैपेसिटर जिस तरीके से एनर्जी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी तरीके से इंडक्टर्स भी ऐसी डिवाइस होती हैं जो स्टोर करती हैं एनर्जी किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इंडक्टर जो है वो एक वायर की तरह होती है और कॉइल की तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड कवरिंग देती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, देखिए इंडक्टर सबसे ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि फिल्टर्स, चोक्स, टर्न सर्किट्स एसेट्रा। देखिए इनके एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सिंगल वायर होती है। अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये एक सिंगल वायर होती है जो कॉइल की तरह राउंड एंड राउंड कवर की जाती है। ठीक है, ये इंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। देखिए जिसके अराउंड इस कॉइल को लगाया जाता है, मतलब जो कोर होता है या फिर जो मटेरियल होता है, वो मेनली कौन सा होता है, एयर, आयरन, फेराइट एट्सेट्रा।
एयर के तो एग्जांपल्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इंडक्टर्स जो है वो अपोज करते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से होते हुए, ठीक है। तो अगेन एक रेजिस्टेंस का ही एग्जांपल है ये। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको बोलते हैं डायोड। डायोड क्या है? एक नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में करवाता है। डायोड की अगर बात करें तो ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है, मतलब जहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ठीक है। और उन 2 टर्मिनल्स को क्या कहा जाता है? एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड हम इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायोड की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल्स में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड, जहाँ पर एक जंक्शन पी होता है और दूसरा जंक्शन एन होता है, तो इसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। उसके अलावा लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी बोलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी योजनाएं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एलईडी से, ठीक है, जैसे कि उजाला स्कीम। इसके अलावा जेनर डायोड, स्कॉटकी डायोड और फोटो डायोड और डीआईएसी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? एलईडी या फिर लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इन सबको आप देख सकते हैं और इस तरीके से ये दिखता है लाइट एमिटिंग डायोड या फिर एलईडी। चलिए अब डायोड्स और उनके एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे GUNN डायोड, इसको वैसे गन डायोड बोलेंगे। ये कैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है? माइक्रोवेव सिग्नल्स। तो फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स GUNN डायोड प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद आता है लेज़र डायोड। लेज़र डायोड बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, है ना। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, या फिर बार कोड को अगर रीड करना हो उसमें हेल्प लेते हैं। CD DVD ड्राइव्स को रन कराने में लेज़र डायोड का उपयोग होता है। लाइट एमिटिंग डायोड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका एप्लीकेशन सबसे ध्यान से देखिएगा। ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है जहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे एविएशन लाइटनिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर जो कि बेसिकली एयरपोर्ट्स में तैनात रहते हैं, वो इस पर काम करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर हम देखते ही हैं लाइट्स वर्क करती हैं। कैमरा के फ्लैशेस और बहुत सारे लाइट से जुड़े हुए डायरेक्ट एग्जांपल इस पर आते हैं। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड जो होता है एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है या फोटो डिटेक्टर और रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विचेस में यूज़ होता है, ठीक है। स्टेप रिकवरी डायोड, ये भी पल्सेस की फ्रिक्वेंसी देखने के लिए, ठीक है, उनको शेप करने के लिए किस शेप के हिसाब से चल रही हो, कैसी क्या डिसीज़ है। उसके बाद टनल डायोड। टनल डायोड माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। वेरेक्टर डायोड, इसका यूज़ होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, ठीक है। फिर है जेनर डायोड, ये यूज़ किया जाता है किसकी तरह? वोल्टेज रेफरेंस डायोड्स। तो ये डायोड्स के मेनली एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, जो एमिट करती है लाइट। कब? जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। देखिए हम अपने घर पे एलईडी चलाते हैं, वो कब जलती है? जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद ही डायोड जो है लाइट को एमिट करेगा। लाइट तभी प्रोड्यूस होती है जब पार्टिकल्स करंट लेके मूव करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मेनली होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्स की तरफ जाते हैं और उनसे जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये कहलाती है लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होता है। सेमीकंडक्टर में हमने एग्जांपल देखे थे जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स किस तरीके से कंटेन रहेंगे? एक एनर्जी बैंड के फॉर्म में। अगर एक डायग्राम दिखाऊँ मैं इस तरीके से, तो ये जंक्शंस होते हैं, एक पी जंक्शन होता है और एक एन जंक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस फॉर्मेट में और ये यहाँ पर होल्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इन होल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में होने वाला सेपरेशन ऑफ द बैंड्स। जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा, बैंड गैप बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी का डिटर्मिनेशन होगा फोटॉन्स में, ठीक है। और तभी जाके एलईडी
एमिट करेगी लाइट। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई या फिर स्विच करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर्स को। ये एक ट्रांजिस्टर बना हुआ है। अब इसमें 3 तरीके के अलग अलग रॉड्स देख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से 3 अलग प्रकार के रॉड्स निकल रहे हैं। इन सब का एक डिस्टिंक्शन होता है, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले वाले को अगर बोला जाए तो ये कहलाता है बेस, ठीक है। मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बेस। ये बीच वाले को जो आप देख सकते हैं ये कहलाता है कलेक्टर, सी से। और इसको अगर मैं कहूँ तो ये कहलाता है एमीटर, ठीक है। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जो ये ट्रांजिस्टर होता है इसमें जो कलेक्टर होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एमीटर होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये 3 मेजर रोल प्ले करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। बेस यूजुअली न्यूट्रल होता है चार्ज में। इसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी एक ऐसी छोटी सी चिप होती है जो कि फंक्शन किसकी तरीके से करता है, एम्पलीफायर, किसी भी साउंड को एम्पलीफाई कर दे। ऑक्सीलेटर मतलब एक मोशन होता है जो कि हम पेंडुलम में देखते हैं। टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर और इवन कंप्यूटर की मेमोरी में भी इस माइक्रोचिप को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये किसकी, सिलिकॉन की बनी रहती है और अपने अंदर होल्ड करी रहती है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। हमने इसके एग्जांपल कई बार देखे हैं। एक कंप्यूटर के अंदर से चिप निकलती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, उसके अलावा रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। तो ये कहलाती है आईसी चिप, ठीक है। आईसी चिप की अगर मैं बात करूं तो ये इसके क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर लगभग 3 से लेके 30 गेट्स होते हैं पर चिप, ठीक है। उसके बाद दूसरी है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे 30 से लेके लगभग 300 गेट्स होते हैं हर चिप के अंदर। और जो सबसे ज़रूरी होता है वो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ लगभग 300 से लेकर 3000 तक गेट्स होते हैं चिप के अंदर। और यूज़ होता है जिसका सबसे ज़्यादा VLSI बोलें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा गेट्स होते हैं एक चिप के अंदर। देखिए इस तरीके से होती है हमारी आईसी इंजन, ठीक है। अब है अगला सेल्स और बैटरीज। सेल्स और बैटरीज को हम समझेंगे, उसमें पहले हम देखते हैं सेल। सेल जो होता है सिंगल यूनिट डिवाइस होता है, मतलब सिर्फ एक ही यूनिट में ये वर्क करता है, एक ही यूनिट होती है। क्योंकि हम बैटरीज देखेंगे तो मल्टीपल सेल से बनता है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि फिजिक्स में हम देखते हैं, तो उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी एनर्जी कभी भी ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। उसी तरीके से सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक्स के हिसाब से जो इसके टाइप्स होंगे वो क्या होंगे, रिजर्व, वेट या फिर ड्राई टाइप्स, ठीक है। वेट सेल, ड्राई सेल, रिजर्व सेल, ये हम सुनते हैं, ठीक है। सॉल्ट के मोशन पर इलेक्ट्रोलिसिस के सिद्धांत में ये यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी लाइट वेट होती हैं सेल्स और बहुत ही कम एनर्जी इनमें रिक्वायर होती है। देखिए लैम्प, क्लॉक, इन सब में ये यूज़ होती है। उसके अलावा बैटरी, अब बैटरी एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होता है क्योंकि ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल को कंटेन करता है। ये या तो प्राइमरी बैटरी हो सकती है, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, रिचार्जेबल और या फिर नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। बैटरी से हैवी ड्यूटी टास्क, बड़े बड़े टास्क किए जाते हैं, जैसे इन्वर्टर्स को चलाया जाता है, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए यूज़ होती है। तो ये बैटरी का सिद्धांत होता है। देखिए अगर सेल देखें तो ये एक सिंगल यूनिट है, अकेला ही है। और यहीं बैटरी देखें तो बैटरी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है, जो लगे रहते हैं। और बैटरी एक बड़े टास्क को एग्जीक्यूट करती है, जबकि सेल्स से कुछ छोटे टास्क किए जा सकते हैं। फिल्टर, जैसा कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि एक बेसिकली एक लीनियर सर्किट होता है जो कि अनवांटेड कंपोनेंट्स जैसे कि नॉइज़, इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन, इन सब को हटाने में काम आता है। देखिए
व्हीकल्स में भी कई बार फिल्टर्स लगे रहते हैं, इनका उसी तरीके का एक यूज़ होता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल जो भी एंटर कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, उससे ये नॉइज़ इंटरफेरेंस, ये सब अनोइंग कंपोनेंट्स को बाहर कर देता है, ठीक है। ये फिल्टर का डायग्राम है। उसके बाद है क्लिपर्स। देखिए क्लिपर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया जाता है जो कि प्रिवेंट करता है किसको, सिग्नल को, कहाँ एक्सीड करने से, एक ऐसा प्री डिटरमाइंड वोल्टेज लेवल। तो एक जो फिक्स वोल्टेज लेवल है उससे ज़्यादा ऊपर ना सिग्नल पहुँचे, क्लिपर्स का काम होता है मेनली उनको प्रिवेंट करना। फिर आते हैं क्लैम्पर्स। क्लैम्पर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की पीक को एक्सर्ट करने से रोकता है, ठीक है, और एक डिफाइंड वैल्यू पर डीसी वैल्यू को फिक्स कर देता है। ये होता है क्लैम्पर। इम्पॉर्टेंट टर्म है एम्पलीफायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी होती है, जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना मतलब एम्पलीफाई करना। तो इंक्रीज करेगी क्या, वोल्टेज, करंट, पावर, किसी भी सिग्नल का। ज़्यादातर इसको वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है या कहीं दूर ब्रॉडकास्ट करना हो वहाँ यूज़ करा जाता है। एम्पलीफायर का हम नाम सुनते ही रहते हैं अक्सर, ठीक है। ऑडियो इक्विपमेंट्स में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आवाज़ को जो है दूर तक, डायरेक्शन तक पहुँचा सकता है, ठीक है। इनको भी कैटेगराइज किया जाए तो वीक सिग्नल एम्पलीफायर्स और पावर एम्पलीफायर्स के रूप में क्लासीफाइड होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एम्पलीफायर का एक डायग्राम बना हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा यूज़ करे जाते हैं अलग अलग वर्क्स के लिए, ठीक है। ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप हमने ऊपर देखी थी, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड सब एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के हम बहुत सारे नाम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि डुअल कोर। तो यहाँ पर जो कोर्स होते हैं उसमें दो होते हैं, या प्रोसेसर जो है दो प्रोसेसर होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है डुअल प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर से ट्वाइस स्पीड से चलेगा, इसलिए डुअल प्रोसेसर। उसके बाद आते हैं क्वाड कोर। क्वाड कोर क्या होते हैं, जहाँ पर 4 कोर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्वाड कोर जो है वो फास्ट चलेगा किससे, डुअल कोर से। देन हेक्सा कोर मीन्स जिसके 6 कोर्स होते हैं, इसको मल्टी कोर प्रोसेसर भी बोलने लगते हैं, ठीक है। ऑक्टा कोर में 8 कोर प्रोसेसर्स होते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी ये सब चिप्स यूज़ होती हैं, ठीक है। डेका कोर मतलब इसमें 10 सीपीयू कोर के बराबर होता है एक सिंगल चिप में। देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। इंटेल का कोर i7 एग्जाम्पल है ये। अब एक और है इम्पॉर्टेंट, लॉजिक गेट्स, ठीक है। डिजिटल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो कि लॉजिकल डिसीजंस बनाते हैं, किसके बेसिस पे, डिजिटल सिग्नल्स को जब कंबाइन किया जाता है उस पर जो एक इनपुट डाला जाता है और जो आउटपुट निकलता है वो बनाते हैं लॉजिक गेट्स। देखिए इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि एंड लॉजिक गेट, ठीक है, और लॉजिक गेट, ठीक है। जब भी हम एंड बोलेंगे मतलब ए इंटू बी, और बोलेंगे मतलब ए प्लस बी, ठीक है। एक NAND होता है, एन मतलब नॉट प्लस एंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डॉट लग गया, ये नॉट का वर्क करेगा। नॉर मतलब नॉट प्लस और, ठीक है। उसके अलावा ये नॉट होता है, जो भी सिग्नल आता है उसका अपोजिट सिग्नल दूसरे साइड पे आता है। और आखिरी होता है ENOR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सर्किट सिंबल्स जो अलग अलग दिए यहाँ पे। अभी हमने सारे सर्किट्स देख लिया, अब उनके सिंबल्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इस तरीके से देखिए, डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर रेजिस्टर, डीसी वोल्टेज सोर्स, और इसी तरीके से ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इसको चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं PDF में, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए होमी जहांगीर भाभा जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया भी कहलाते हैं, उसके अलावा विक्रम साराभाई जो कि स्पेस प्रोग्राम के फादर कहलाते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1970 में एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है, हमने गवर्नेंस में भी देखा था। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है।
बात की जाए अगर 26 जून 1974 की, तो ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, गाज़ियाबाद में, एक PSU, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर मेनली वर्क करेगा। उसके अलावा देखिए एक प्रकार का सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड, तो STOC, ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग या क्वालिटी को सर्टिफाई करने के लिए इसको बनाया गया। 1984 में हम देखें तो बनता है समीर। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रूर आ सकता है पेपर में, 1984 में, ठीक है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। एक बार और देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, तो ये है समीर, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। 1985 से लेकर 1990, जब हमारे देश के एम्बिशियस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिन्होंने कंप्यूटर को भी इंट्रोड्यूस किया भारत में, तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट एरा था कंप्यूटर और रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए 7th 5 ईयर प्लान, जो कि बेसिकली 1985 से लेके 1990 के बीच में चला, उस पर यह बात करी गई कि हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए काम करेंगे। 1998 में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश किया गया पुणे में। अगेन इम्पॉर्टेंट, 1 अप्रैल 1993 को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम लाई गई, जहाँ पे देश के अलग अलग जगहों पर कैसे पार्क बनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, इस पर एक स्कीम लाई गई। 1994 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT भी बनाई गई, एस्टेब्लिश की गई। बात की जाए अगर ईयर 2000 की, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश करी गई अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995, ठीक है। बेसिकली क्या करना था यहाँ पर, तो प्रमोट करना था इंडिजीनियस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को, और साथ ही साथ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी का भी अडाप्ट करना वाइडर एप्लीकेशंस के लिए। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात की जाए, PM मोदी गवर्नमेंट के समय में 2019 में आती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी। इसमें एक बहुत ही बड़े सेक्टर के बारे में बात करी गई है, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जहां पर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की भी बात गवर्नमेंट द्वारा की गई है, इस पर काम हो रहा है। तो इस तरीके से ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखा, बेसिक स्टडी, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, और साथ ही साथ इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ एवं वर्ल्ड में किसने कैसी इन्वेंशन करी, ये सब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।